प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, इस सवाल को बनाने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा, जैसे कि 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम और 5 से कटने का नियम। अगर हम लोग इसके नियम को समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए नियम को समझ लेते हैं। 2 का नियम। संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है, जैसे कि अगर ए है 10, ठीक है, तो ये 2 से कट जाएगा, कितने मरतबे कटेगा? 5 दूनी 10। ठीक है, अगर कोई संख्या 12 है, मान लीजिए कि इसके लास्ट में क्या है, इकाई के अंक है 2, तो 2 से अगर इसको हम काटते हैं तो कितना मरतबे कटता है? 2 छक 12। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई संख्या है ए है 15, ठीक है, अगर इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो यह संख्या 2 से नहीं कटेगा। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नियम क्या कहता है। तो 3 का नियम है, 3 का नियम। ठीक है, ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। ठीक है, विभक्त होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई संख्या है 1, 2, 7, 5। ठीक है, तब क्या करना है कि इसके अंक को जोड़ कर देखना है। कैसे जोड़ना है? 1 + 2 + 7 + 5। ठीक है, अब जोड़कर देखना है तो 2 और 1 3 और 7 10, 10 5 कितना होता है? 15 होता है। तब हमें ये देखना है कि यह 3 का गुणज है या नहीं। तो 3 × 5 = 15, 3 के टेबल में आता है, इसलिए यह संख्या क्या होगा? 3 से कट जाएगा। ओके, इसके बाद है 4 का नियम। तो 4 से कटने का नियम कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक से जो संख्या बनी होती है, ठीक है, वो संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। यानी अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई संख्या है 516। ठीक है, तो अंतिम 2 अंक से जो संख्या बन रहा है वो क्या बन रहा है? 16 बन रहा है। ठीक है, तो 16 जो है वह 4 से विभाजित हो जाता है, 4 चौके 16। ठीक है, इसलिए 516 भी क्या होगा? 4 से विभाजित होगा। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 5 का नियम देखते हैं। 5 का नियम। तो 5 का नियम कहता है कि इकाई का अंक क्या हो? 0 या 5 हो। ओके, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 होगा वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है 1, 2 और 5। ठीक है, इसके लास्ट में क्या है? यानी इकाई का अंक 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। चाहे अगर यह संख्या अगर 120 भी होता, यानी इकाई का अंक 0 होता, तो यह संख्या 5 से विभाजित हो जाता। ठीक है, 120 की जगह पे आप इसको 920 भी कर देंगे, फिर भी यह संख्या क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। ओके, सवाल को बनाने के लिए इतना ही नियम काफ़ी है। ठीक है, लेकिन फिर भी जब नियम में ही बढ़े हैं तो चलिए एक आध नियम और देख लेते हैं। 6 का नियम। 6 का नियम कहता है 2 और
3 से विभाजित होने वाली संख्या 6 से विभाजित होगी। ओके, 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम ये कहता है कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होगी तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। ओके, चलिए अब यदि आप इस सारे नियम को समझ गए हैं तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न मेरे पास है 140, ठीक है, हमें हल करना है। तो 140 का गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि जिस संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह संख्या 2 से लग जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? 2 से लगाना है। तो 7 दूनी 14 और 0। ओके, इसके बाद फिर 2 से लगाएंगे, कितना आएगा? 35। इसके बाद फिर 5 से लगाएंगे तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35। तब हमें इसे लिखना है कि 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। आइए इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो 2 कितने बार है? 2 बार हैं, तो 2 पर पावर क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। इसके बाद 5 और गुने 7। अगर 2 3 बार होता तो पावर कितना रखते? 3 रखते। ओके, अतः 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 2 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7 हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है मेरे पास 156। कितना है? 156। तो लिखेंगे 156। ओके, हमें हल करना है। तो 156 हमें इसका गुणनखंड करना है। तो 2 से लगाएंगे क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 6 है, तो 2 से कट जाएगा। 7 दूनी 14, बचेगा 1, 16, 8 दूनी 16। ओके, फिर 2 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, बचेगा 1, तो हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, ठीक है। अब 3 से लगाना है, तो 9 और 3 12। मैंने आपको बताया कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो वह संख्या 3 से कट जाता है। तो 9 और 3 क्या हो जाएगा? 12। 3 चौके 12। इसका मतलब यह है कि यह संख्या 3 से कटेगा। 13 तिया 39। ओके, तब यहाँ हमें लिखना है 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ओके, तब इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं। 2 पर पावर कितना है? 2, 3 गुने 13। अतः 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कितना है? 2 पर पावर 2 गुने 3 गुने 13 है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है 3825।
तीसरा प्रश्न है 3825। 3825 इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ यह 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 02468 नहीं है, तब हम 3 से लगा कर देखते हैं। ठीक है, तो 3 से लगाने के लिए क्या करना है कि इसके संख्या के अंकों को जोड़ना है। ठीक, तो 3 और 8 कितना होता है 11, और 2 13, और 5 क्या होता है 18। 18 जो है वह 3 का गुणज है, 3 छक 18। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यह संख्या 3 से कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 2, तो 22, 7 तिया 21, 1, 3 पचे 15। ओके, फिर 3 से लगाएंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, और 3 पचे 15। फिर 5 से लगाएंगे क्योंकि हमें पता है कि यह संख्या 5 से कट जाएगा। इकाई का अंक क्या है 0 और 5 में से कोई एक है। ठीक है, यानी 5 है। तो 8 पंचे 40, और 5 पचे 25। इसके बाद फिर 5 से लगाएंगे तो 17 पचे 85। तो लिखेंगे 3825 बराबर कितना है 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। ओके, यानी 3 पर पावर कितना है 2 गुने 5 पर पावर 2 गुने 17। अतः 3825 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 गुने 17 है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 1 के ही चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न है 5005। ठीक है, हमें हल करना है तो इसके लिए गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 5005 तो हमें पता है कि यह संख्या 5 से कट जाएगा, तो 5 मरतबे लगाएंगे तो कितना आएगा 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। ठीक है, इसके बाद यह संख्या न 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 5 से कटेगा, तो अब हमें लगाना है 7 से। ठीक है, तो 7 एकम 7 बचेगा 3, तो हो जाएगा 30, 7 चौके 28 बचेगा 2, तो 21, 7 तिया 21। इसके बाद क्या करना है 11 से लगाना है तो 13 मरतबे ये कट जाएगा। ओके, तब हम इसको लिख सकते हैं कि 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ओके, अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो 5वां प्रश्न है 7429। ठीक है, हमें हल करना है तो 7429 17 मरतबे लगेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 437। इसके बाद 19 से लगाएंगे तो ये कट जाएगा 23 मरतबे। ओके, तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23।
अतः 7429 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 17 गुने 19 गुने 23 है। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस फार्मूला को याद कर लेंगे, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है मेरे पास 26 और 91। दोस्तों 26 और 91 का क्या करना है कि HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। HCF और LCM निकालने के लिए हमें गुणनखंड करना पड़ता है और गुणनखंड करने के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, ठीक है। प्रश्न है मेरे पास 26 और 91, ठीक है। हमें हल करना है 26 और 91 का क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो आइए निकालते हैं 26 और इधर निकालते हैं 91 का, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 2 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 13 दूनी 26, ठीक है। अब इसमें 13 से लगाएंगे तो 13 एकम 13, इसमें 7 से लगाएंगे तो क्या आएगा, 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13, ठीक है। तो 26 का जो मेरे पास अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुने 13 गुने 1। इसके बाद 91 का है 7 गुने 13 गुने 1। इसलिए हमें क्या करना है, पहले HCF ज्ञात करना है, उसके बाद LCM ज्ञात करना है, ठीक है। इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, जो संख्या दोनों में मिलता है वही उस संख्या का HCF होता है, ठीक है। तो यहाँ दोनों में क्या मिल रहा है, 13 जो है वो संख्या दोनों में मिल रहा है तो लिखेंगे 13, ठीक है, गुना का चिन्ह देंगे, और 1 भी दोनों में मिल रहा है तो लिखेंगे 1, ओके। तो 13 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, यानी एक आंसर मेरा ये निकल गया। अब हमें निकालना है LCM, ओके। तो LCM निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो संख्या दोनों में मिल जाता है उसको एक ही बार लिखते हैं, तो लिखेंगे 13 गुने 1 मिल रहा है दोनों में, ठीक है। इसके बाद जो संख्या दोनों में नहीं मिलता है ना, उस संख्या को जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ 2 नहीं मिला है, ठीक है, तो 2 लिखेंगे, और 7 भी नहीं मिला है तो 7 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद सबको गुना कर देंगे तो 13 दूना 26, और 26 को जब हम 7 से गुना करते हैं तो ये आता है 182, ठीक है। तो एक आंसर मेरे पास ये निकल जाता है। अब आपका सवाल कहता है कि इसकी जांच भी करना है, ठीक है। तो अब हम लोग जांच करेंगे। तो जांच करने का जो नियम है वो क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM। दो संख्याओं का गुणनफल यानी जिस दो संख्या का हम HCF और LCM निकालते हैं उस दोनों संख्या को अगर हम गुना कर देते हैं, ठीक है, तो HCF और LCM को गुना करने के बाद जो संख्या आता है दोनों क्या होता है, बराबर बराबर हो जाता है, ठीक है। अगर बराबर नहीं होता है इसका मतलब ये है कि आपने ऊपर कहीं गलती किया है, ठीक है। तो आइए गुना करके देख लेते हैं। दो संख्या मेरे पास क्या था, 26 और 91 था, ठीक है। तो 26 गुने 91 बराबर HCF। तो HCF मेरे पास कितना है, 13 गुने LCM कितना है, 182, तो 182। अब आप लोगों को 26 और 91 का गुना करना है, तो गुना करना तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। जब 26 और 91 का गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2366, और 13 और 182 का गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2366, यानी कि दोनों पक्ष क्या हो जाता है, बराबर बराबर
आ जाता है, इसका मतलब है कि हमारा HCF और LCM दोनों क्या है, सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 2 का ही दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो दूसरा प्रश्न है 510 और 92। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है मेरे पास 510 और 92। ठीक है, हल करना है। तो 510 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद इधर निकालेंगे 92 का गुणनखंड। तो 2 से लगाएंगे, कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, बचेगा 1, 5 दूनी 10। ठीक है, इसके बाद 5 5 10 और 2 12, कितना हो जाता है, 12, यानी 3 का गुणज है। इसका मतलब यह है कि ये संख्या 3 से कट जाएगा। तो 8 3 24, बचेगा 1, तो 15, 5 तिया 15। ठीक है, इसके बाद 5 से लगाएंगे तो 17 पचे 85। इसके बाद फिर 17 से लगाएंगे तो 17 एकम 17। ठीक है, इसके बाद हम इसमें लगाते हैं 2 से, तो 46 दूना क्या होता है, 92 होता है। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो 23 दूनी 46, फिर 23 से लगाएंगे तो 23 एकम 23। तो फाइनल मेरे पास क्या है, 510 बराबर क्या है, इसका गुणज 2 3 5 17, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने क्या है 1। ओके, इसके बाद 92 का है, 92 में क्या है, 2 2 और 23, 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1। तो इसलिए हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। HCF बराबर हमने आपको बताया जो दोनों में मिलता है वही HCF होता है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, ये 2 दोनों में मिल रहा है, तो 1 2। ठीक है, इसके बाद 1 दोनों में मिल रहा है। ठीक है, तो 1, तो 2 एकम 2, एक आंसर मेरे पास ये आ जाएगा। इसके बाद LCM निकालना है, तो LCM बराबर जो दोनों में मिलता है उसको एक बार लिखते हैं। तो 2 मिल रहा है तो 2 लिख लेंगे, 1 मिल रहा है तो 1 लिख लेंगे। इसके बाद जो नहीं मिला है उस सबको लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या है, 3 गुने 5 गुने 17 गुने क्या है 2 गुने 23। ठीक है, जब इस सबको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 23,460। एक आंसर मेरे पास ये आ जाएगा। ओके, अब हमें करना है जांच। क्या करना है, जांच करना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM। ओके, तो दो संख्या क्या था मेरे पास, 510 और 92 था। तो लिखेंगे 510 गुने 92 बराबर HCF कितना है, तो HCF है 2 और LCM कितना है, तो LCM है 23,460। ठीक है, जब आप इस दोनों को गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 46,920 और इसको भी जब गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 46,920। यहाँ दोनों पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। अगर बराबर नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती किया है। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 2 के ही तीसरे भाग को सॉल्व करेंगे। तीसरा भाग है 336 और 54। ठीक है, तीन 336 और 54। तो 336 का गुणनखंड करना है और इधर 54 का करना है। तो 2 से लगाएंगे 168 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे
4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 21 दूना 42, और फिर 3 से लगा देंगे क्या आ जाएगा 7 या 21, इसके बाद 7 एकम 7। ओके, चलिए इसमें लगाते हैं। 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 27 दूनी 54, ठीक है। अब 3 से तो 9 तिया 27, इसके बाद 3 से तो 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 336 बराबर क्या होगा 2 1 2 3 4 बार 2 है, 1 2 3 4 बार 2 है, ठीक है। इसके बाद 3 है, 7 है और 1 है, 3 गुने 7 गुने 1। ओके, इसके बाद 54 का लिखते हैं। तो 54 बराबर क्या है 1 2 और 3 है 3 बार, तो 3 गुने 3 और गुने 1। ओके, इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिलेगा तो दोनों में क्या मिल रहा है 1 2 मिल रहा है, इसके बाद यहाँ दोनों में क्या मिल रहा है 1 और दोनों में क्या मिल रहा है तो 3, ठीक है। 2 गुने 3 गुने 1, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। एक आंसर तो मेरे पास ए हो गया। इसके बाद हमें निकालना है LCM। क्या निकालना है LCM। तो LCM निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो दोनों में मिलेगा उसको लिखना है पहले, तो 2 गुने 3 गुने 1, ठीक है। इसके बाद जो नहीं मिल रहा है उस सबको लिख देंगे, तो 1 2 3 बार 2 है, 1 2 3 बार, ठीक है। इसके बाद क्या है 3 गुने 3 और 7, ठीक। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो ए आ जाएगा 3024, ठीक है। तो एक आंसर तो मेरे पास ए हो जाएगा। आप लोग तो गुना करना जानते ही होंगे, मैंने पहले गुना कर लिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे गुना करते तो समय ज़्यादा लगता। ओके, इसके बाद हम लोगों को जांच करना है, तो आइए जांच कर लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुने LCM। ओके, तो दो संख्या क्या है मेरे पास 336 और 54 है, ठीक है। तो लिखेंगे 336 गुने 54, ठीक है। और HCF क्या है मेरे पास, तो HCF है 6 और LCM कितना है, तो LCM है 3024, ठीक है। जब आप इस दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 18144, और इसको जब गुना कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा 18000। प्रश्न संख्या 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ हमारे पास 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है 12, 15 और 21, यानी 12, 15 और 21 का हमें HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 12, 15 और 21, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि 12 का 15 का और 21 का गुणनखंड करना है। ओके, तो यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, ठीक है, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यहाँ 3 से लगाएंगे तो 3 पचे 15 और 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5, और यहाँ 3 से लगाएंगे तो 3 सत्ते 21 और 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7। ओके, इसके बाद क्या करना है कि हमें लिखना है 12 का गुणनखंड क्या आया 2 2 3 और 1, ठीक है। तो 2 2 3 और 1। इसके बाद 15 का, तो 15 का है 3 5 और 1, 3 गुने 5 और 1, ठीक है। इसके बाद 21 का, तो 21 का 3 7 और 1, 3 7 और 1। ओके, तो हमें ज्ञात करना है इसका HCF। इसलिए HCF बराबर क्या होता है कि जो तीनों में मिलता है ना उसी को हम क्या कहते हैं HCF कहते हैं। तो यहाँ तीनों में क्या मिल रहा है, ठीक है, ये 3 जो है ए इसमें भी है
इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा 3, और एक और भी संख्या है, क्या है, 1 है जो तीनों में मिल रहा है, इसलिए 3 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा 3। एक आंसर तो मेरे पास ए हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और LCM ज्ञात करेंगे। LCM, तो LCM ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है कि जो तीनों में मिलता है ना उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो 3 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद A2 भी नहीं मिल रहा है, इसके बाद 5 नहीं मिल रहा है, और A7 नहीं मिल रहा है, तो इसको भी लिख लेंगे और इसको गुना कर देंगे, ठीक है। जब आप इस सबको गुना कीजिएगा तो A आ जाएगा 420। गुना करना तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। जब 10th में पढ़ते हैं तो गुना करना हर हाल में आना चाहिए। तो इस प्रकार LCM का भी आंसर निकल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और इसी प्रश्न के प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29, ठीक है। दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29, ओके। तो 17 का गुणनखंड करना है, इसके बाद 23 का गुणनखंड करना है और 29 का गुणनखंड करना है, ठीक है। तो यहाँ 17 जो है वह किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे कि 17 से ही लगा देंगे, ठीक है। 17 एकम 17। 23 भी किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता है, तो 23 एकम 23, और 29 भी किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता है, तो 29 एकम 29, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि 17 बराबर लिख देना है 17 गुने 1, 23 का लिखना है 23 गुने 1, और 29 का लिखना है 29 गुने 1। इसके बाद हमें निकालना है HCF। क्या निकालना है HCF। तो जो तीनों में मिलता है वही इसका क्या होता है HCF होता है। तो तीनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो HCF हो जाएगा 1 आंसर, ठीक है। इसके बाद LCM निकालना है, तो LCM बराबर क्या होता है कि जो तीनों में मिलता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लेते हैं। तो 17 नहीं मिल रहा है तो 17 लिखेंगे, 23 नहीं मिल रहा है 23 लिखेंगे, और 29 नहीं मिल रहा है तो 29 लिखेंगे, और इस सब को गुना कर देंगे। जब आप इस सब को गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 11,339, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग गुना करना तो जानते ही होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और इसी प्रश्न के भाग संख्या 3 को देखते हैं। तो भाग संख्या 3 है इसका 8, 9 और 25, यानी 8, 9 और 25 का हमें क्या करना है कि HCF और LCM ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। क्या है भाग संख्या 3, 8, 9 और 25, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है कि हल करना है। तो 8 का गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 से लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, और फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है। इसके बाद 9 में लगाएंगे, तो 3 से 3 तिहाई 9, और 3 एकम 3, ठीक है। इसके बाद लगाएंगे 25 में, तो 5 से लगा देते हैं, 5 5 25, और 5 एकम 5, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि 8 का जो गुणनखंड आया है उसको लिखना है। तो 2 गुने 2 गुने 2 और गुने क्या है 1। इसके बाद 9 का लिखना है, तो क्या है 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 1। इसके बाद लिखना है 25 का, तो क्या आया 25 का 5 गुने 5 गुने 1, ओके। अब हमें HCF याद करना है। तो HCF बराबर क्या होता है, जो तीनों में मिलता है, ठीक है। तो तीनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। और LCM क्या होता है, जो तीनों में मिलता है उसको लिख लेते हैं, और जो नहीं मिलता है उसको लिख लेते हैं। तो 1 2 3 2 है, 1 2 और 3 बार 2, इसके बाद 2 बार 3 है, 3 गुने 3 गुने 5 कितने बार है 2 बार, तो 5 गुने 5, ठीक है। इस सब को गुना कर देंगे। जब इस सब को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1800,
ओके, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, HCF 306 और 657 का 9 दिया है, LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास दो संख्या है, इस दोनों संख्या का HCF जो है वह 9 दिया है। ठीक है, हमें इसका LCM ज्ञात करना है इस दोनों संख्या का। ठीक है, तो आइए जो दिया है उसे लिख लेते हैं। लिखेंगे, दिया है HCF 306 और 657 कितना है, 9 है। और हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो संख्या क्या है, तो 306 है और 657 है। तो लिखेंगे 306 गुने 657। ठीक है, HCF कितना है मेरे पास, 9 है, तो लिखेंगे 9, और LCM नहीं पता है, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ दो संख्या इधर है और HCF और LCM है, यानी कुल मिलाकर 4 है। ठीक है, 4 में से कोई 3 पता होगा और 1 पता नहीं होगा, तो हम आसानी से इस फार्मूला पे रख के ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है कि दो संख्या 306 और 657 हमने लिख दिया, HCF की जगह पे 9 लिख दिया गुने LCM। ठीक है, तो हम लिखेंगे LCM बराबर इस वाले संख्या को क्या कर देना है, ऊपर कर देना है, यानी 306 गुने 657, और इसके साथ जो संख्या होता है इसको नीचे कर लेते हैं 9। अब इसको काट देंगे, 3 तिहाई 9 और 102 तिया क्या हो जाएगा, 306। फिर काटेंगे, 3 एकम 3 और ए हो जाएगा 34। ठीक है, यानी 34 तिया 102। तो फाइनल मेरे पास जो संख्या बचता है वो है 34 गुने 657। ठीक है, अभी सबको गुना कर देंगे, तो आइए गुना कर लेते हैं। कितना है, 657 और 34। ठीक है, तो 4 सत्ते 28 का 8 हासिल कितना बचेगा, 2, 4 पंचे 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 4 छक 24 और 2 26। इसके बाद 3 से लगाना है, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पचे 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 3 छक 18 और 1 19। इसको जोड़ेंगे, 8 2 1 3, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 9 2 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 1 1 2, यानी 22,338 आता है। तो यहाँ लिख लेंगे 22,338। ठीक है, यही फाइनल मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न काफ़ी छोटा था और काफ़ी हल्का भी था। बस आपको क्या करना था कि इस फार्मूला को याद करना था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो HCF गुने LCM होता है। आप लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। यानी यहाँ हमें ये बताना है कि अगर कोई संख्या है 6n, ठीक है, इसके ऊपर पावर कितना है, n लगा हुआ है, और यहाँ कहा जा रहा है कि n क्या है, प्राकृत संख्या है, तो यह शून्य पर समाप्त होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इसका सीधा सा जवाब है कि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आइए इसको समझते हैं। यदि 6 पर पावर n के इकाई अंक अगर क्या है, शून्य है, इकाई अंक क्या है, शून्य है। अगर इकाई अंक शून्य है तो उसका गुणनखंड क्या होगा, उसमें 5 अवश्य रहेगा। ठीक है, तो उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। ओके,
अवश्य होगा। ठीक है, आइए इसको समझाते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है, अगर यह 60 है, कितना है 60 है, ओके। तो यहाँ अगर हम 2 से लगाते हैं तो कितना आएगा 30, 2 से लगाते हैं तो कितना आएगा 15, और 3 से लगाते हैं तो कितना आता है 5। ठीक है, यानी अगर कोई संख्या शून्य पे समाप्त होता है तो उसमें एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। ओके, परंतु 6 पर पावर n बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 3, यानी 6 का गुणनखंड क्या होगा 2 और 3 होगा। ठीक है, पावर n बराबर क्या हो जाएगा ये 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n। ओके, जो यह दर्शाता है कि 2 और 3 6 पर पावर n के एकमात्र अभाज्य गुणनखंड है। इसलिए 6 पर पावर n का इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, ये सवाल बहुत ही आसान था, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना था। प्रश्न संख्या 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। दोस्तों, ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें बताना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। तो इस सवाल को समझने के लिए हमें सबसे पहले भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को जानना होगा। तो आइए जान लेते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो इधर हम लोग कर लेते हैं भाज्य संख्या, और इधर कर लेते हैं अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जो होती है इसका एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई संख्या 10 है, ठीक है, तो ये 10 जो है वह किस किस से कटेगा। तो आइए गुणनखंड कर लेते हैं। तो 10 2 पंचे 10, ठीक है, और 5 एकम 5। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 10 है वह किस किस से कट रहा है। तो 10 कट रहा है 2 से, 5 से, 1 से और स्वयं 10 से। ठीक है, यानी एक और स्वयं के अलावा भी इसका गुणनखंड है, क्या है 2 और 5 है, इसलिए यह संख्या क्या है भाज्य संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं अभाज्य संख्या में। तो अभाज्य संख्या जो होती है इसका एक और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये 3 है, ठीक है, अगर हम 3 का गुणनखंड करते हैं तो 3 एकम 3, यानी 3 बराबर क्या हो जाएगा 1 गुने 3, यानी 3 जो है वह 1 और 3 के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए ये संख्याएं क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। आइए एक संख्या और ले लेते हैं और उसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई संख्या 11 है, ठीक है, तो ये भाज्य है या अभाज्य, इसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसका गुणनखंड करना होगा। ठीक है, और गुणनखंड करते हैं तो 11 एकम क्या होता है 11 होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है वह किस किस से कट रहा है। तो 11 कट रहा है 11 से और 1 से। ठीक है, तो 11 भी क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका सिर्फ क्या है 2 गुणनखंड हैं। तो जिस संख्या का 2 गुणनखंड होता है वो संख्या क्या होता है अभाज्य संख्या होता है, और जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होता है वो भाज्य संख्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। हल दिया है क्या दिया है
एक संख्या है, एक संख्या 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है। यानी इस संख्या में अगर इधर भी 13 है और इधर भी 13 है, ठीक है, तो हम 13 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 13 जो है वह दोनों तरफ है, ठीक है। तो हम यहाँ 13 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या बच जाएगा 7 गुने 11 गुने 1, ठीक है, और 13 एकम 13, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि जब हम 7 गुने 11 और गुने 13 जब इस तीनों को जब गुना करेंगे और 13 जोड़ेंगे, ठीक है, और जोड़ने के बाद जब उसका हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो वह संख्या जो है स्वयं के अलावा 13 से भी कट जाएगा, ठीक है। इसलिए संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे वाले का काम करते हैं। दूसरी संख्या क्या है मेरे पास, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, ठीक है। जब यहाँ हम ए देखते हैं कि 5 इधर भी है और 5 इधर भी है, तो यहाँ हम 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा 7 गुने 6 गुने 5 एकम 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1, ठीक है। तो इस संख्या को भी जब आप इधर गुना करेंगे और 5 जोड़ेंगे, ठीक है, और जब उसका गुणनखंड निकालेंगे तो उसके गुणनखंड में 5 अवश्य होगा, ठीक है। समझ में आ रही है। तब हम इसको लिखेंगे कि दी गई संख्या 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 के दो से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए ये संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। यही मेरा क्या हो जाए। प्रश्न संख्या 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए, कभी भी जब आपके पास इस तरीके का सवाल आए कि 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग एक ही जगह से चलना प्रारंभ करते हैं या एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं और पुनः मिलने की अगर बात हो, तो आप डायरेक्ट उसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। इसका सिंपल सा जवाब यही है कि इस दोनों का जो एलसीएम आएगा, यानी सोनिया को चलने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। तो 18 और 12 का जो एलसीएम होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यह कोई खेल का मैदान है, वृत्ताकार है, ठीक है। अगर हम यहाँ से अगर चलना प्रारंभ करते हैं, मान लीजिए कि यह बिंदु ए है जहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो एक चक्कर अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो सोनिया को कितना देर लगेगा, तो 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। यानी सोनिया को कितना मिनट लगता है, तो 18 मिनट लगता है, ठीक है। और इतना ही दूरी चलने में रवि को कितना देर लगता है, तो 12 मिनट लगता है, ठीक है। रवि को कितना देर लगता है, तो 12 मिनट लगता है और सोनिया को 18 मिनट लगता है, ओके। अब हम बात करें तो सोनिया को अगर 2 चक्कर लगाना है तो कितना देर लग जाएगा, अगर 2 चक्कर इसको लगाना है तो कितना देर लगेगा, 36 मिनट लग जाएगा, ठीक है। और रवि को अगर 2 चक्कर लगाना है तो कितना देर लगेगा, 24 मिनट लग जाएगा।
यानी रवि जब तक 2 चक्कर लगा देगा तब तक सोनिया कहाँ रहेगी, रास्ते में ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि सोनिया को समय ज़्यादा लग रहा है। ओके, अगर हम रवि से 3 चक्कर लगवाते हैं, तो अगर हम रवि से 3 चक्कर लगवाते हैं तो रवि को कितना देर लगता है, 36 मिनट, ठीक है, और सोनिया को 2 चक्कर लगाने में 36 मिनट लगता है। तो यहाँ आपको चक्कर से मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ आपको समय से मतलब है, यानी 36 मिनट में वह पुनः दोनों एक जगह पे मिल जाएगा, यानी प्रारंभिक बिंदु पे मिल जाएगा, ठीक है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। हल मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय कितना देर लगता है, तो 18 मिनट लगता है। ओके, चलिए, और मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय कितना देर लग रहा है रवि को, 12 मिनट, ठीक है। इसलिए पुनः मिलने का समय क्या समय होगा, इस दोनों का एलसीएम होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एलसीएम कितना का, 18 का और 12 का, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का तो बहुत सारा तरीका है, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए निकालते हैं, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से लगाएंगे, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, ठीक है। फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ठीक है। इसलिए 18 और 12 का एलसीएम कितना निकलेगा, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, यानी 2 तिया 6, 6 तिरी 18 और दूना 36, कितना निकलेगा, 36 मिनट, ठीक है। अतः प्रारंभिक स्थान पर वे 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे, ठीक है, पुनः मिलेंगे। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर निकल जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ